बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को अभिवादन करते हुए, उसी प्रकार सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने इस देश की महिलाओं को, इस देश के SC ST OBC को पढ़ाने का काम किया, वही इस देश के SC ST OBC की कोई औकात बन सके, इसलिए उन्हें आरक्षण देने वाले कुंभी राजा छत्रपति शाहू जी महाराज, इस देश को जिन्होंने संविधान दिया, एक वोट का अधिकार दिया और बापू गांधी को जीवदान दिया, ऐसे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इस देश के अंदर इन तमाम महापुरुषों का कारवा लेकर, इन तमाम महापुरुषों का आंदोलन लेकर, अपने कांधे पर नीला झंडा लेकर, बाबा साहब का नीला हाथी लेकर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से पोरबंदर से लेकर अरुणाचल असम तक, देश के कोने कोने में जय भीम का नारा बोलने वाले मान्यवर कांशीराम साहब, और उसी प्रकार यह आंदोलन, यह कारवा आज अपने कांधे पर लेकर चलने वाली आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप तमाम लोगों के बीच हम बहुजन समाज पार्टी गोंदिया विधानसभा की ओर से यहाँ पर एकत्रित हुए और बात कर रहे हैं 26 जनवरी के अवसर पर जो गणतंत्र दिवस हमने मनाया, उसके ऊपर आज हम समीक्षा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तो हमने मनाया, संविधान का गौरव भी हमने किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी यह जानना चाहती है, यह इतने गणतंत्र जो हुए, इन इतने गणतंत्रों में बहुजन समाज के हाथों में क्या आया, बहुजन समाज को क्या मिला, इस बात की समीक्षा करने के लिए ग्राम तेड़वा में दासगांव सेक्टर के तहत हम यहाँ पर एकत्रित हुए और बातचीत कर रहे हैं। साथियों, हमारे साथियों ने और पूर्व वक्ताओं ने, बहुजन समाज पार्टी के लीगल कार्यकर्ताओं ने, लीगल पदाधिकारियों ने इसके पहले आपसे बात की। मैं उन तमाम लोगों से बता दूं कि हम एक राजनीतिक आंदोलन में काम कर रहे हैं और इस राजनीतिक आंदोलन में काम करते हुए हमारी एक टर्मिनोलॉजी है, हमारी एक भाषा है। हमारी भाषा कैसी होती है? हमारी भाषा होती है विधानसभा की भाषा, हमारी भाषा होती है सेक्टरों की भाषा, हमारी भाषा होती है बूथों की भाषा। और हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से अगर ऐसा कुछ होता है, इस टर्मिनोलॉजी में 19-20 होता है, तो ये माफ नहीं किया जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से अनुरोध है कि ये सेक्टर बूथों की टर्मिनोलॉजी को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से फिट कर ले। रही बात दूसरी, आज के इस मौके पर आप तमाम लोगों के बीच हम बात कर रहे हैं। इसके पहले हम आपके गांव में आए थे, नुक्कड़ सभा में भी हमने आपके साथ वार्तालाप किया है और इसीलिए आज के समय में मैं ज्यादा समय तो लूंगी नहीं, लेकिन कुछ चंद बातें मैं आपको बता दूं। साथियों, ये 65 नंबर की गोंदिया विधानसभा और इसमें आने वाले 15 से 30 दिनों के बीच में जिला परिषद के और पंचायत समिति के चुनाव होने जा रहे हैं और ये पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी अपने दमखम के साथ, अपने ताकत के साथ तमाम सीटों पर लड़ने जा रही हैं। साथियों, आपको यह भी बता दूं, बाबा साहब का नीला झंडा, बाबा साहब का हाथी लेकर हम तमाम बहुजन समाज पार्टी के लोग पूरे विधानसभा के तहत जिला परिषद पर कब्जा करने जा रहे हैं, पंचायत समिति पर कब्जा करने जा रहे हैं। साथियों, बशर्ते क्या जरूरत है इन सब चीजों के लिए? आपके ईमानदारी की जरूरत है, आपके मेहनत की जरूरत है, आपके ताकत की जरूरत है और वो ताकत निर्माण करने के लिए इस प्रकार की समीक्षाओं के माध्यम से प्रबोधन का कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी की ओर से हमेशा से लगाया जाता है। बहुजन समाज पार्टी आपके बीच हमेशा से आती है, हमेशा आपको एक ही बात समझाती है कि आपको राजा बनना है। बहुजन समाज पार्टी आपको हमेशा ये बात समझाती है कि आपको शासक बनना है, आपको राजा बनना है, आपको वोट नहीं बेचना है, अपने बहन बेटियों की इज्जत की तरह वोट को संभालना है। और बार बार हम ये बात आपको बताएंगे क्योंकि साथियों, इस देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 4-4 बच्चे अपने खोए, 35 साल की रमा को खो दिया,
35 साल की रमाई को टीबी हो गई। बाबा साहब अपने घर परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, दवा पानी के लिए ध्यान नहीं दे पाए, पैसा पानी अपने घर परिवार को नहीं लगा पाए, अपने बच्चों को बिना कफन से उन्होंने दफन किया। किस लिए? तो साथियों, ताकि हमें इंसानियत की जिंदगी मिल सके, हमें मान सम्मान की जिंदगी हम गुजर बसर कर सके। आपको बता दूं, कानून मंत्री पद से बाबा साहब ने इस्तीफा दिया, उसके पीछे क्या कारण था? तो इसके पीछे ओबीसी के हक अधिकार का कारण था। साथियों, बाबा साहब की त्याग तपस्या बलिदान इस देश के आदिवासियों, इस देश के अछूतों, इस देश के दलितों, इस देश के ओबीसी के लिए उनका त्याग तपस्या बलिदान खर्चा हुआ है। अब तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? अब तुमने क्या देना चाहिए? तो साथियों, बाबा साहब ने कहा था मेरी जय जयकार मत करना। बाबा साहब ने कहा था मेरी जय जयकार मत करना, मेरे नाम के नारे मत लगाना, मेरे नाम के फुलहार मत चढ़ाना, मेरे को अगरबत्ती मोमबत्ती नहीं लगाना। तो क्या करना? बाबा साहब ने कहा था मेरी जय जयकार मत करना, मेरे हिसाब से जो बात महत्वपूर्ण है, जो काम मैंने तुमको सौंपा है, वो काम तुमको करना है। बाबा साहब ने कौन सा काम बताया? साथियों, संसद है दिल्ली के अंदर और संसद के बाहर बाबा साहब का स्टैचू है। बाबा साहब के स्टैचू के नीचे लिखा है कैप्चर द पावर ऑफ टेम्पल फॉर योर इमेंसिपेशन। इसका मतलब यह है, बाबा साहब ने ऐसा कहा था कि भाई आपको सत्ता के मंदिर पर कब्जा करना है, आपको सत्ता के मंदिर पर कब्जा करना है ताकि आपकी तमाम समस्याएं सुलझ सके। कौन सी समस्याएं सुलझने की बात बाबा साहब कह रहे हैं? बाबा साहब कह रहे आपकी सामाजिक समस्याएं है, वो तमाम सामाजिक समस्याएं खत्म हो सकती है अगर आप राजा बन जाते हो, अगर आप सत्ता के मंदिर पर कब्जा कर लेते हो। बाबा साहब कहते हैं आपकी आर्थिक समस्या है, आर्थिक समस्याएं सुलझ सकती है अगर आप सत्ता के मंदिर पर कब्जा कर लेते हो। साथियों, आपके सांस्कृतिक समस्या है, सांस्कृतिक समस्याएं सुलझ सकते हैं अगर आप शासक बन जाते हो, सत्ता के मंदिर पर कब्जा कर लेते हो। लेकिन साथियों, बाबा साहब के जाने के बाद बाबा साहब के बच्चों को बाबा साहब ने कहा था मैं संविधान दे रहा हूं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन बाबा साहब ने लिखा, बाबा साहब ने कहा मैं ये संविधान तो दे रहा हूं, लेकिन मैं जिनको दे रहा हूं ये कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेस को मुझे रत्ती भर का भरोसा नहीं है, इस कांग्रेस पर मुझे रत्ती भर का भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें पूरा मान सम्मान और तुम्हें पूरे हक अधिकार देगा, और इसीलिए आपको सत्ता में भागीदारी लेनी बहुत जरूरी है। तो साथियों, आपको सत्ता में भागीदारी लेने की बात बाबा साहब ने कही थी। आपको संविधान के माध्यम से एक वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया ताकि आप इस एक वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करके सत्ता के मंदिर पर आप कब्जा कर सको। लेकिन बड़ी दुख की बात है, हमारे बाप दादाओं ने बाबा साहब के वोट के अधिकार का अपमान करके हमारे एक वोट के अधिकार को दारू और चिवड़े में बेच दिया, दारू और चिवड़े में बेच दिया और अपना बाप कांग्रेस को बनाया, अपना बाप राष्ट्रवादी को बनाया, अपना बाप बीजेपी को बनाया और साथियों बहुजन समाज का सत्यानाश कर डाला, बहुजन समाज का सत्यानाश कर डाला। साथियों, इस देश के अंदर बाबा साहब ने अपनी यह भी बात कही थी कि यह कांग्रेस का तुमको 54 का सदस्य नहीं होना है, लेकिन हमारे लोग बड़े होशियार हैं, बात करते हैं बोले कांग्रेस का नहीं होना बोले थे, राष्ट्रवादी का चल सकता है। हमारे लोग कहते हैं राष्ट्रवादी का चल सकता है। साथियों, मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर रहने वालों, आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, महाराष्ट्र के अंदर अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने ज्यादा अन्याय अत्याचार किया है तो वो राष्ट्रवादी की सरकारें रही है, वो राष्ट्रवादी के नेता रहे हैं। अरे याद करो वो दिन मराठवाड़ा विद्यापीठ को नाम देने के लिए जब हमारे लोग आंदोलन कर रहे थे तो किसने कहा था कि तुम्हारे घर में पीठ नहीं है और तुमको क्यों विद्यापीठ चाहिए? किसने वो आंदोलन को कुचला? किसने 15 साल वेस्ट किया? साथियों, ये राष्ट्रवादी के लोगों ने, राष्ट्रवादी के नेताओं ने इस आंदोलन को कुचला। साथियों, आदिवासी गोवारी पुल जो नागपुर के अंदर बना हुआ है, वो गोवारी हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ? याद करो, वो राष्ट्रवादी के शासनकाल में हुआ। आपको यह भी बता दूं, खैरलाल जी हत्याकांड जो होता है उस समय भी करता धरता कौन रहे? तो राष्ट्रवादी के लोग रहे। साथियों, ये कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रवादी, शिवसेना, ये तमाम सारे लोग जो है वो एक ही
चट्टे बट्टे हैं। हमारे लोगों ने कांग्रेस को चुन के दिया। 50 साल कांग्रेस ने सेंट्रल में राज किया, स्टेट में राज किया। साथियों, कांग्रेस ने हमें क्या दिया? कांग्रेस ने हमको 2 रुपए किलो के चावल और 2 रुपए किलो के गेहूं दिए। कांग्रेस ने हमको और क्या दिया? इस देश के अंदर बहुजनों के ऊपर अन्याय अत्याचार दिया। कांग्रेस ने हमको क्या दिया? इस देश के अंदर बाबा साहब के संविधान को लागू नहीं होने दिया। और उसके बाद हमारे लोगों को लगा भैया कांग्रेस तो बड़ी नालायक है, कांग्रेस ने हमको बड़ी नालायक है, हमको घरकुल के चक्कर में 70-80 हजार रुपए टिका दिए। कांग्रेस तो बड़ी नालायक है। ये बात तो अलग करती है, ये बात अलग करती है, लेकिन काम मनुवाद का करती है। बाबा साहब ने कहा कांग्रेस का चवन्नी का सदस्य मत होना, कांग्रेस में जाना नहीं, कांग्रेस जलता हुआ घर है। फिर 2014 में गुजरात से एक बाबा आया। गुजरात के बाबा ने बताया अच्छे दिन आने वाले हैं। गुजरात के बाबा ने बताया अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारे लोगों को लगा भैया 200 रुपए के रोजी से मैं पेंटिंग करने जाता हूँ, गोंदिया में कमाने जाता हूँ। अगर 2014 में बीजेपी की सरकार आ जाती है तो अच्छे दिन आ जाएंगे, हो सकता है मेरी रोजी जो है वो दुगनी हो जाए। हमारे लोगों को लगा मैं 150 रुपए रोजी से सेंटरिंग का काम करने जाता हूँ, हो सकता है अच्छे दिन आएंगे तो मेरी रोजी बढ़ जाए। हमारे महिलाओं को लगा भैया पटेल के खेत में हम धान काटने जाते हैं, वो मुझे हमें 70-80 रुपए रोजी देता है, हो सकता है दुगनी हो जाए। हमारे लोगों को लगा हम पटेल के खेत में परा लगाने जाते हैं, अच्छे दिन आ जाएंगे तो हमको वहां पे भी जो रोजी है वो दुगनी मिलेगी। लेकिन साथियों, इस देश के किसानों के साथ, इस देश के मजदूरों के साथ, इस देश के मजलूमों के साथ, इस देश के युवाओं के साथ, इस देश के पढ़े लिखों के साथ, इस देश के महिलाओं के साथ अगर सबसे ज्यादा अनहोनी किसी ने की है, सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार किसी ने किया है तो वो बीजेपी सरकार ने की है। साथियों, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कांग्रेस यह सांपनाद है तो बीजेपी यह नागनाद है। बहुजन समाज के लोगों, ये दोनों सांपनाद और नागनाद से आपको सतर्क रहना होगा। और अगर आप ये सतर्क रहने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हें इस सत्ता के मंदिर पर कब्जा करने से कोई और नहीं बचा सकता, कोई और रोक नहीं सकता। साथियों, बहुजन समाज पार्टी ये आपकी अपनी पार्टी है। बार बार हम आपको बताते हैं कि आपकी अपनी पार्टी है। आपके बाप का झंडा लेकर, कांधे पर झंडा लेकर बहन कुमारी मायावती जी 21 साल की उम्र में घर से बाहर निकली थी। 21 साल की उम्र में घर से बाहर निकली, तुम्हारे मेरे बाप का झंडा लेकर, अपने बाप का झंडा लेकर शेरनी बेटी घर से निकली, घर छोड़ दिया, घर नहीं गई और बाबा साहब के विचारों का काम करती रही। समाज के अंदर साइकिल उन्होंने चलाई और गांव-गांव में जाकर लोगों को संगठित किया। जिस प्रकार बाबा साहब ने कहा कि आप पढ़ना लिखना है, पढ़ लिख ले लो, क्योंकि मनुवाद ने तुमको पढ़ने लिखने से मना किया था। बाबा साहब ने कहा पढ़ लिख ले लो। मनुवाद ने कहा तुमको राजा नहीं बनना है, मनुवाद ने कहा तुम्हें संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी है। मान्यवर कांशीराम साहब, डॉक्टर बाबा साहब और बहन कुमारी मायावती जी ने यह मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ जाकर तमाम सारे काम किए। उन्होंने संगठन बनाया, उन्होंने शासक बने, वो राजपाट अपने हाथों में लिया। साथियों, इस देश के अंदर जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के हक अधिकार के लिए अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उसी प्रकार बहन कुमारी मायावती जी ने, भाई सीटी क्यों बज रही है? सीटी बंद करो। जिस प्रकार बाबा साहब ने आपके हक अधिकार के लिए कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उसी प्रकार बहन कुमारी मायावती जी ने, अरे देश देख लो, पूरे देश में घूमकर जो बाबा साहब की औलाद की बात कहते हैं, जो बाबा साहब के खून की बात करते हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी होने की बात करते हैं, बाबा साहब के भक्त होने की बात करते हैं, बताते हैं कि हम बाबा साहब के लोग हैं, उनको क्या वो अपने कुर्सी छोड़ सकते हैं? क्या वो बाबा साहब के समाज के लिए, बाबा साहब के
समाज के अधिकारों के लिए, बहुजनों के हक अधिकार के लिए क्या अपने वो किसी कुर्सी से लात मार सकते हैं? क्या वो अपना कुर्सी का इस्तीफा दे सकते हैं? साथियों, कोई माई का लाल इस देश में पैदा नहीं हुआ। बहन कुमारी मायावती बाबा साहब की शेरनी बेटी, उन्होंने राज्यसभा पद से इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर में हमारे लोगों को पीटा गया, हमारे लोगों को मारा गया, हमारे लोगों के घर लाए गए, और जब ये बात बहन कुमारी मायावती जी राज्यसभा में उठाने लगी तब वहां पर विरोधियों ने बात नहीं करने दिया। बीजेपी के लोगों ने शोर मचाया और बहन कुमारी मायावती जी को बात नहीं रखने दी। क्यों बात नहीं रखने दी? क्योंकि तुम्हारे ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है और तुमको तुम्हारी बात दबानी चाहिए करके उन्होंने बात नहीं रखने दी। और ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब का जैसा ऐतिहासिक फैसला रहा वैसा ही उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया और राज्यसभा में अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। कहा, अगर मैं बहुजन समाज के हितों की बात नहीं कर सकती, अगर मैं इस संसद में इस कुर्सी पर मैं बैठी हूँ तो मैं बहुजन समाज के कारण बैठी हूँ, बहुजन समाज के हक अधिकारों की रक्षा के लिए बैठी हूँ। और अगर यहाँ पर मुझे वो उनके हक अधिकारों की रक्षा की बात नहीं करने दे रहे तो ऐसे में मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इस कुर्सी पर बैठ सकूं। और साथियों, तुरंत बहन कुमारी मायावती जी ने राज्यसभा पद से इस्तीफा दे दिया। आपको यह भी बता दूं, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चार बार बनती है, बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनती है, तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस देश के अंदर संवैधानिक तौर पर काम किया जाता है। हमारे महापुरुषों को मान सम्मान दिया जाता है। अरे यहाँ के हमारे महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिराव फुले पैदा हुए, उनको मान सम्मान उत्तर प्रदेश के लोग देते हैं, उत्तर प्रदेश के चमार देते हैं। यहाँ पर छत्रपति शाहू जी महाराज महाराष्ट्र में पैदा हुए, उनके नाम से कानपुर में यूनिवर्सिटी बनाई जाती है। डॉक्टर बाबा साहब के नाम से विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं। तथागत गौतम बुद्ध के नाम से 550 एकड़ में विश्वविद्यालय बनाया गया। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने वहां पर मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे तमाम बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को मान सम्मान दिया। उनके नाम से जिले बनाए, उनके नाम से कॉलेज बनाए, उनके नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया, उनके नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, उनके नाम से एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज बनाया, उनके नाम से यूपीएससी और एमपीएससी की तैयारी करने के लिए भागीदारी भवन बनाया, उनके नाम से लाइब्रेरी बनाए, उनके नाम से वसतिगृह हॉस्टल बनाए गए। और साथियों, इस प्रकार हमारे महापुरुषों के नामों का ऐतिहासिक फैसले बहन कुमारी मायावती जी ने किया। इसके साथ साथ यही नहीं तो बहुजन समाज के लोगों को रोजगार मिल सके, सुरक्षित रोजगार मिल सके करके वहां पर रोजगार की भर्ती की गई, वहां पर रोजगार दिए गए। ये ऐसे हवाई बातों में नहीं, हमारे यहाँ पर जहाँ पर जब भारत के अंदर लोकसभा चुनाव आने वाले होते हैं तो टीवी पर हमारे गुजरात के बाबा आते हैं और वो कहते हैं 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। हवाई बातें करते हैं। आज 8 सालों का जमाना हो गया, बीजेपी की सरकार है, पूछो इनसे 8 दूने 16 करोड़ नौकरियां कहाँ गई है, पूछो इनसे कितने करोड़ रोजगार आपने दिया है। साथियों, जब हमारे साथी पढ़े लिखे युवा जब उनसे सवाल करते हैं, भैया तुमने रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार कहाँ है, तो साथियों वो कहते हैं रोजगार की बात नहीं करना, वो कहते हैं रोजगार की बात नहीं करना। वो तो नितिन गडकरी नाम का मिनिस्टर, बीजेपी का मिनिस्टर कहता है मेरे पास ई रिक्शा का परवाना है, मेरे पास ई रिक्शा की एजेंसी है, मैं तुमको ई रिक्शा चलाने का परमिशन दे सकता हूँ, मैं तुमको ई रिक्शा चलाने के लिए लोन दे सकता हूँ। आपको ई रिक्शा चलाने की बात कर रहे हैं। जब पूछा गया गुजरात के मिनिस्टर से, भैया रोजगार की क्या है, क्या फैसिलिटी दे रहे हो एजुकेशन में, उन्होंने बोला भैया तुमको पंचर बनाने का एजुकेशन हम देंगे। उन्होंने बताया पंचर बनाने का एजुकेशन हमारे बच्चों को देना है। साथियों, जब पूछा गया कि आप यहाँ पर डीएड बीएड वालों की क्या स्थिति है, उन्होंने कहा डीएड बीएड वालों ने बात ही नहीं करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री से पूछा गया भैया रोजगार कहाँ है, आपने 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, उन्होंने कहा भैया पकोड़े तलो, उन्होंने कहा भजिया तलो, उन्होंने कहा चाय बेचो। इस प्रकार इस देश के एमए बीए बीएससी बीकॉम एमकॉम और एमबीए कर
करने वाले युवाओं के साथ घटिया मजाक इस देश के सरकारों ने किया। और इसके बाद भी अगर बहुजन समाज के लोग और इस देश के युवा अगर यह समझते हैं कि बीजेपी आपकी हितैषी है, तो यह आप बहुत गलत समझ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बीजेपी आपकी हितैषी है, तो बीजेपी आपकी हितैषी बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था को कायम करने के लिए सत्ता में आई है। इनके सरकारी लोग, इनके मिनिस्टर बात कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री क्यों बन रहे हैं। इनके सरकारी लोग, इनके मिनिस्टर कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री क्यों बने हैं, हम आमदार खासदार क्यों बने, हम सांसद विधायक क्यों बने। तो वो बताते हैं कि हम इस देश के संविधान को बदलने के लिए इस देश के अंदर सांसद विधायक बने हैं, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हैं, ताकि हम इस देश का संविधान बदल सके। साथियों, जिस संविधान ने तुमको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, जिस संविधान ने तुम्हारे घर गांव के बाहर थे, तुम्हारे गले में मटका था, तुम्हारे कमर में झाड़ू था, उस संविधान ने तुमको गांव के अंदर लाया, तुम्हारे गले से मटका निकाला, तुम्हारे कमर से झाड़ू निकाला। वो जो आदिवासी समाज था, जो जंगल पहाड़ों में घूम रहा था, उसको इंसानियत की जिंदगी संविधान ने दिया, गांव के अंदर लाया, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, नौकरी पानी करने का अधिकार दिया, व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार दिया, दुकानदारी चलाने का अधिकार दिया। जो ओबीसी समाज सवर्णों की गुलामी करते नहीं थक रहा था और उसी में खुशियां मना रहा था, उस ओबीसी समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार संविधान ने दिया। उस ओबीसी समाज को मान सम्मान की जिंदगी गुजर बसर करने का अधिकार संविधान ने दिया। और इस देश के अंदर अंबानी के बीवी को भी एक वोट का अधिकार, और मेश्राम के बीवी को भी एक वोट का अधिकार, कोलाटकर के बीवी को भी एक वोट का अधिकार, और अदानी के बीवी को भी एक वोट का अधिकार इस देश के संविधान ने दिया, इस देश के संविधान ने दिया। और यही संविधान की ताकत है कि इस देश में, इस गोंदिया के अंदर ये बड़े बड़े घरों में रहने वाले ये गुजराती बनिया मारवाड़ी कांग्रेस बीजेपी के नेता तुम्हारे घर तरफ आते हैं और तुम्हारे पाँव पड़ते हैं। चुनाव के समय में तुम्हें बाबूजी बाबूजी कहते हैं, तुम्हें बाबा बाबा काका काका कहते हैं। ये संविधान की देन है कि तुम्हारे वो पाँव पड़ते हैं और तुमको वोट मांगते हैं। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तुम्हारे मान सम्मान के लिए, बाबा साहब ने ये वोट का अधिकार दिया था, और ये वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको पढ़ने लिखने की जरूरी बात भी बाबा साहब ने कही थी। और यह बाबा साहब ने यह भी कहा था कि भैया वोट का जो अधिकार है उसे संभाल के इस्तेमाल करना, इसकी इज्जत करना। कैसे इज्जत करना? जैसे आप अपने बहू बेटी की इज्जत करते हो, जैसे आप बहू बेटी की इज्जत की सुरक्षा करते हो, वैसे ही वोट के ताकत की, वोट के अधिकार की भी आपको सुरक्षा करनी है। जैसे ही भगवान बिरसा मुंडा ने कहा, अगर तुमको जल जमीन जंगल की सुरक्षा करनी है तो आपको अपने बहू बेटियों की इज्जत की सुरक्षा वैसे ही करनी पड़ेगी। अगर आप जल जमीन जंगल की सुरक्षा नहीं कर सकते, उसे नहीं बचा सकते, तो आप अपने बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा सकते। उसी बात को बाबा साहब आगे बढ़ाते हैं, अगर आप अपने वोट के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते, तो आप अपने बहू बेटी की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, बहुजन समाज पार्टी पूरे विधानसभा में नहीं, पूरे जिले में नहीं, पूरे देश में काम कर रही है। बाबा साहब का नीला झंडा और बाबा साहब का नीला हाथी लेकर पूरे देश में काम कर रही है, और जिसके नेतृत्व आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। और आज उस महिला के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर फुले शाहू बाबा साहब का कारवा चला हुआ है। साथियों, एक तरफ सारे उद्योगपति है, एक तरफ सारे पूंजीपति है, एक तरफ सारे भ्रष्ट नेता है, एक तरफ मनुवादी कांग्रेस है, एक तरफ मनुवादी बीजेपी है, एक तरफ छोटे मोटे राष्ट्रवादी शिवसेना जैसे लोग हैं, और पूरी के पूरे विरोध में बहन कुमारी मायावती जी देश में एक तरफा काम कर रही है तुम्हारे और हमारे हितों के लिए। ये बहुजन समाज पार्टी तुम्हारे और हमारे खून पसीने की कमाई से जो 2 रुपया बचता है, जो 10 रुपया बचता है, उससे चलने वाली पार्टी है। ये तुम्हारे अपने हक अधिकारों की रक्षा करने वाली पार्टी है, और इसके साथ सहयोग हमको देना पड़ेगा। अगर हमने आज इस पार्टी का काम नहीं किया, अगर हमने आज इस आंदोलन में काम नहीं किया, तो देख लो अपने बच्चों के शक्लों को, इन बच्चों के भविष्य को अगर कोई बिगाड़ेगा तो हम स्वयं बिगाड़ने वाले हैं, दूसरा तीसरा कोई जिम्मेदार नहीं रहने वाला। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के साथ आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम करना पड़ेगा।
साथियों, बहुजन समाज पार्टी में काम करने का एक दूसरा भी ढांचा है जिसे संगठन का ढांचा कहा जाता है। तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन का ढांचा है उस ढांचे पर अभी हमको काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा अलग अलग क्षेत्रों में फैलाना चाहते हैं तो आपको उस सेटअप से जाना पड़ेगा। हमारे लोगों के बीच अब हम नुक्कड़ सभा में जा रहे थे तो अलग अलग लोग हमको अलग अलग सवाल कर रहे थे। एक जन ने बताया कि भैया हमको बहुजन समाज पार्टी के लोग गुमराह करने आते हैं। अरे बहुजन समाज पार्टी के लोग तुम्हारी आंखें खोलने आते हैं, तुम्हें गुमराह नहीं करने आते। गुमराह तो इस देश के अंदर, इस शहर के अंदर, इस विधानसभा के अंदर तुम्हें कांग्रेस और बीजेपी के लोग करते हैं। तुमको बताते हैं हमारे जाने के बाद तुम्हारे बीच में वो लोग आएंगे, फिर बोलेंगे भैया वो इंजीनियर स्नेहा है, वो तो बीजेपी का काम करती है, वो तो कांग्रेस का काम करती है, वो तो बिक गई। फिर बताया जाएगा भाई फलाने जो तुम्हारे नेता है यहाँ पे जो तुमको दिख रहे थे मंच पर, ये तो बिक गए, ये तो इसका काम करते हैं, ये तो उसका काम करते हैं। इस प्रकार की अफवाहें आपके बीच फैलाई जाती है। फिर बताया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो वक्त पर किसी को भी वोट ट्रांसफर कर देती है। इस प्रकार की गलत बातें इस देश के अंदर मनुवादी सरकारें और मनुवादी पार्टियां, मनुवादी नेता करते रहते हैं। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुमको अब परिपक्वता से काम लेना है। अब तुम्हारे मानसिक परिपक्वता की अब आने वाले समय में परीक्षा है। हम हमेशा आपके बीच में आकर आपको सही मार्गदर्शन तो करते रहते हैं, लेकिन जो गुमराह करने वाले मनुवादी पार्टियां है, मनुवादी पक्ष से आपको सावधान रहना है। आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। ये आने वाले समय में आपको सही जवाब आपको वोट के अधिकार से देते आना चाहिए। और इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी जिस सेटअप से काम कर रही है उस सेटअप से हमको जाना पड़ेगा। हमारे लोगों के और सवाल होते हैं, हमारे लोगों के सवाल होते हैं बहुजन समाज पार्टी को चंदा क्यों देना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को पैसा क्यों देना चाहिए। साथियों, बहुजन समाज पार्टी तुम्हारे लिए है। बहुजन समाज पार्टी अदानी अंबानी से पैसा नहीं लेती। एक समय की बात है, बहन कुमारी मायावती जी के पास रिलायंस का आका, रिलायंस का मालिक अंबानी आया और उसने बोला बहन जी हम आपको चार्टर्ड प्लेन देते हैं, हम आपका पूरा चुनाव का खर्चा करते हैं, हम बहुजन समाज पार्टी को इतना फंड देंगे कि उसे कभी भी किसी से चंदा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि भैया जो सहारा देता है वो इशारा भी करता है और मुझे ना तुम्हारा सहारा चाहिए ना ही मुझे तुम्हारा इशारा चाहिए। बहुजन समाज पार्टी बोले इस देश के मजलूमों की पार्टी है, इस देश के मुस्लिमों की मजदूरों की पार्टी है, इस देश के किसानों की पार्टी है, इस देश के आदिवासियों की पार्टी है, इस देश के अछूतों की, इस देश के शेड्यूल कास्ट की, इस देश के ओबीसी की पार्टी है और इनके हक अधिकारों के लिए काम करने के लिए तत्पर है। और इसीलिए इनके ही पैसों से बहुजन समाज पार्टी काम करेगी, इनके ही पैसों पर बहुजन समाज पार्टी चलेगी, इनके ही चंदे पर बहुजन समाज पार्टी चलेगी। और साथियों, बहुजन समाज पार्टी आज भी इतने दमखम के साथ आपके सामने इसलिए खड़ी है क्योंकि स्वाभिमान के साथ काम करती है, आपके पैसों पर काम करती है, आपके खून पसीने के कमाई पर काम करती है। और साथियों, इसी के साथ साथ मैं अपनी बात को विराम भी देने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी का एक सेक्टर और बूथ का ढांचा होता है। अगर इस सेक्टर और बूथ के ढांचे को अगर आप पूरा कर पाते हैं तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। भैया, इस देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी राष्ट्रीय नेता है, उन्होंने एक प्लान दिया है। वो प्लान है बूथ को कैप्चर करने का, वो प्लान है सेक्टर को मजबूत बनाने का, वो प्लान है गांव के अंदर वोट बेचने से बचाने का। तो साथियों, अगर वो प्लान पर हम काम करते हैं तो हमें निश्चित ही जीत हासिल होगी और आने वाले जिला पंचायत और आने वाले पंचायत समिति चुनाव में बाबा साहब का नीला झंडा जरूर फैलेगा। साथियों, इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए तमाम मनुवादी ताकतें लगी हुई हैं, लेकिन आए मेरे बाबा साहब के बच्चों,
ऐ मेरे फुले शाहू के बच्चों, आपके अंदर अगर बाबा साहब फुले शाहू का अगर खून दौड़ रहा है, आप अगर बाबा साहब के बच्चे हो, तो आप अपने वोट को बेचने से रोकोगे, अपने समाज के अंदर वोट को बिकने से बचाओगे और बाबा साहब के नीले झंडे को बड़े बड़े क्षेत्रों में ले जाने का काम करोगे। हम जिला परिषद से लेकर पंचायत समिति से लेकर हम दिल्ली तक ले जाने का काम कर सकते हैं, बशर्ते हमारे ईमानदारी की जरूरत है। और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं और तमाम पदाधिकारियों, आपसे भी एक अनुरोध है कि आप भी जो है, अब बाबा साहब कहते हैं हम राजनीति क्यों कर रहे हैं, हम राजनीति क्यों कर रहे हैं, हम राजनीति अपने खुशी के लिए नहीं कर रहे, अपने भले के लिए नहीं कर रहे, हम राजनीति इसलिए कर रहे हैं ताकि बहुजन समाज का भला हो सके, इस देश के SC ST OBC का, इस देश के मुस्लिम माइनॉरिटी का भला हो सके। और बहुजन समाज पार्टी भी अपने लिए काम नहीं कर रही है, हम तमाम लोग अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम तमाम लोग बहुजन समाज के हक अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं और हमें यह करना चाहिए, इस उद्देश्य से हमने करना चाहिए। बाबा साहब आगे कहते हैं इस देश की मनुवादी ताकतें क्यों आगे बढ़ रही हैं, तो वो बताते हैं कि उपनिषद नाम का मनुवादियों का एक ग्रंथ है और उसमें लिखा है कि अगर आप राजनीतिक सशक्तिकरण चाहते हो, राजनीतिक सफलता अगर आप चाहते हो, तो आपको उपनिषद ने क्या बताया, तो वो बाबा साहब बता रहे हैं कि उपनिषद ने बताया कि आपको अपने अंदर का छोटा मोटा जो बैर है वो आपको भूलना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक आंदोलन जो होता है वो सामाजिक हितों के लिए होता है। और इसीलिए बाबा साहब जो कह रहे हैं कि राजनीतिक आंदोलन सामाजिक हितों के लिए है, हमारे तुम्हारे बैर को खत्म करने के लिए या बढ़ाने के लिए नहीं है। ये हम इस बात को हमको इग्नोर करते हुए, समाज के हितों की ध्यान में रखते हुए हमें निष्पाप भाव से और इस भाव से काम करना है कि अब हमें पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के भाव से बहुजन समाज के हितों के लिए हमें काम करना है। ऐसा आप करोगे, तमाम लोगों से अनुरोध है, ऐसी आशा उम्मीद करती हूँ। और मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपको अगर आपका हक अधिकार चाहिए, तो आपको अगर अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहिए, तो आपको बहुजन समाज पार्टी के साथ चलना होगा, बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन के साथ जुड़ना होगा। आप इस बात में मत रहना कि हम राजनीति नहीं करते, हमारे लोगों को बताया गया हमको राजनीति नहीं करना है, महारो चमारो मेहतरो धनगरों ने राजनीति नहीं करना। राजनीति किसने करना? गोपाल अग्रवाल के बीवी ने करना, गोपाल अग्रवाल ने करना। राजनीति किसने करना? विनोद अग्रवाल ने करना, विनोद अग्रवाल की बीवी ने करना। राजनीति किसने करना? प्रफुल्ल पटेल ने करना, उसके बीवी ने करना। और हमने क्या करना? तो हमने उनके लिए मटन की पार्टियां अरेंज करना, हमने क्या करना? उनके लिए दारू बांटना। ये नहीं करना है साथियों। बाबा साहब ने अगर राजनीति नहीं किया होता तो साथियों हम कभी इंसान नहीं बन पाते। अगर बाबा साहब ने राजनीति नहीं किए होते तो साथियों आज हमारी कोई औकात नहीं बनी होती। साथियों बाबा साहब के राजनीतिक आंदोलन को अगर आप सफल करना चाहते हैं तो आपको यही बहुजन समाज पार्टी के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे। यही आशा उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।